आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। आज जयपुर शहर के अंदर आवाज इंडिया न्यूज की टीम ने डॉक्टर ज्ञानेश हल्दिया से की मुलाकात और जाना उनकी डॉक्टरी के बारे में, उनके इलाज के बारे में, कैसे वे अपने पेशेंट का इलाज करते हैं उनके बारे में। आइए करवाते हैं एक मुलाकात डॉक्टर ज्ञानेश हल्दिया के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। और आज मैं आपको जयपुर शहर की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाता हूं, जी हां, जो किसी के नाम के मोहताज नहीं है, किसी के काम के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर ज्ञानेश हल्दिया की, जो इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। आइए मैं जल्दी से बिना वक्त जाया करते आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब, कुछ अपने बारे में बताइए। देखिएगा, मैं तो बहुत सीधा साधा डॉक्टर हूँ। जन सेवा मेरा एक उद्देश्य है। MBBS मैंने SMS मेडिकल कॉलेज से 1976 में किया। उसके बाद में फर्दर स्टडी के लिए मैं आसाम चला गया, फिर आकर के जयपुर के अंदर प्राइवेट नर्सिंग होम ज्वाइन किया। फिर अपना 30 साल से अपना क्लिनिक इन एक्सरे मैंने खोला हुआ है। उद्देश्य मेरा यही है कि गरीब लोगों को कैसे हम राहत पहुँचाएंगे। आज की तारीख के अंदर डॉक्टर्स जो है, एक जो आम जन धारणा बनी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो जेब के अंदर हमारे पास पूरा पैसा होना चाहिए, तो आम आदमी खर्च नहीं कर सकता। तो मेरा उद्देश्य है कि कम पैसे में उसको ज़्यादा सुविधा कैसे दे सकें, अच्छे डायग्नोसिस के द्वारा। तो मैं एक डॉक्टर हूँ तो उसका सही डायग्नोसिस होना चाहिए। उसको हम कैसे अच्छी सुविधा दे सकें, उसको कैसे गाइड कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि मतलब मैं क्या पूरा देखो सिटी तो आपको पूरा जानता है, और जो भी पुराने डॉक्टर हैं सभी आपके परिचित है, सभी लोग आपको जानते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं जब से मतलब मैंने आपको देखा है, मैंने भी आपसे ट्रीटमेंट लिया है, और मैं आप मेरे फैमिली डॉक्टर भी होने के नाते मतलब एक एज ए गार्जियन भी हैं आप। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि इस पैंडेमिक टाइम के अंदर आपने कैसे मरीजों से डील की है? देखिए, सबसे पहली बात ये बताऊँ कि जो एपिडेमिक कहो, एंडेमिक कहो या उसको मतलब पैंडेमिक टाइम कहो, मैंने क्लिनिक एक दिन भी बंद नहीं किया। जयपुर शहर में मैं अकेला एक डॉक्टर था जो बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में हर मरीज को देखता। बहुत से डॉक्टर्स ने या तो बंद कर दी या हॉस्पिटल के अंदर 6 फीट की दूरी से देखता है। मेरा ये मानना है कि 6 फीट की दूरी से आप कैसे मरीज को देखते। कोरोना होना है, आपको अपनी सेफ्टी, किसी को बिना मास्क अंदर आने मत दो, बिना सैनिटाइज अंदर आने मत दो, और उससे थोड़ा सा उसको कहो कि मास्क लगा के रखे, मास्क लगा के रहे, तो हम मरीज को देख सकते हैं। और मैंने जितने भी मरीज आए, इसको अगर मान लो मुझे लगा कि इसका कोरोना हो सकता है, उसके टेस्ट करवाए, जो कि लगा कि 99% जैसे कि कोरोना के अंदर केस आते हैं होम आइसोलेशन से या सोचे से ट्रीटमेंट से सही हो जाता है। हमको ट्रीटमेंट किया, होम आइसोलेट किया, होम आइसोलेशन की उनको सारी गाइडलाइंस बताई, इस तरह होम के अंदर रहना चाहिए, कमरे में बंद रहो, कमरे के बाहर एक स्टूल लगा दो, स्टूल में आपका खाना कोई रख देगा, कमरे के अंदर आपके अगर कोई बहुत ज़रूरी है आए तो मास्क लगा के सैनिटाइज करके आए। आपको टॉयलेट करने जाना है तो आप मास्क लगा करके और बाहर टॉयलेट में जाए, अगर आपके रूम में टॉयलेट नहीं है, और वापस आए तो मास्क लगा करके सैनिटाइज करके अपने कमरे में जाए। बाहर का कोई आदमी बिना वजह आपके कमरे में नहीं आए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि इस पैंडेमिक टाइम में जैसे कि आपने मतलब एक दिन भी क्लिनिक बंद नहीं रखी और बिल्कुल क्लोजली आपने पेशेंट को देखा है, तो आपके पास कोरोना के पेशेंट भी आए थे? कोरोना के पेशेंट कम से कम नहीं तो 500-700 आए हैं। 500-700 पेशेंट आए। ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। 1.5 साल के पीरियड के अंदर 500-700 पेशेंट आए। उनको ट्रीटमेंट लगा कि ये पेशेंट जो है इसको हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है, तो उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है ना कि मतलब जो पेशेंट आते हैं कोरोना संक्रमित, लेकिन कोरोना के बाद में एक ब्लैक फंगस जैसी बीमारी भी आई जो कोरोना संक्रमित लोगों को ज्यादा इफेक्टिव कर रही थी। तो एक चीज़ बताऊँ आपको मैं कि ये म्यूकोमाइकोसिस कोई नई बीमारी है। ये इन्फेक्शन होता है नाक के अंदर से होता है, और नाक के अंदर से दांत दे जाता है या फिर बाद में आँख के अंदर चले जाता है। लेकिन ये क्यों होता है? ये खाली कोरोना से नहीं था, कोई भी इन्फेक्शन आपके नाक के अंदर चले जाए तो वो अंदर की बोन को, आपके टूथ को, आँख की ऑर्बिट्स को वो इन्वॉल्व कर देता है। इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया है।
कि साहब इसको आपके ऑक्सीजन जो चढ़ा रहे हैं उससे हो गया या जिंक से हो रहा है, लेकिन इसको हाईलाइट बहुत ज़्यादा करके इतना पैनिक नहीं होना चाहिए कि जितना कि लोगों को डर पैदा कर दिया। इसकी जो दवाई, पुरानी दवाई है, हमको चक्रेन जो देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, वो इसकी दवाई है, बाकी तो और ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोई भी जो फंगस होता है, चाहे ये आपका म्यूकोमाइकोसिस हो या दूसरे फंगस हो, अगर वो एक्सट्रीम स्टेज में पहुँच जाते हैं तो वो आदमी को कैजुअलिटी तो होनी होती है उसको। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं जानना चाह रहा हूँ और मैं क्या पूरी दुनिया जानना चाह रही है कि इस वक्त जो ये तीसरी लहर की बात हो रही है, मतलब इसका असर बच्चों में ज्यादा मतलब देखने को मिल रहा है कि बच्चे ज्यादा इफेक्टिव होंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? एक बात हो आपको, क्या कोरोना ने आके आपसे कहा है क्या कि तीसरी लहर आने वाली है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात कहीं पे भी सिद्ध नहीं होती। कहीं हो रही है? किसी साइंटिस्ट ने कहा है? कहीं भी कहा? तो इसको बिना वजह एक इसको बड़ा भारी हवा बना दिया गया। आपने कल परसों अखबार में पढ़ा होगा 66% बच्चे वो डिप्रेशन में ये है, इसलिए है कि वो कोरोना सुनते डिप्रेशन में आ गए हैं। एक्चुअली में डॉक्टर साहब क्या है ना कि जब से ये 2019 से जो कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो लोगों के माइंड में मतलब ये बीमारी पॉजिटिव है, लेकिन लोगों के माइंड में नेगेटिव का घर बना चुकी है। देखो एक बात, कोरोना क्या है तो वायरस था। इससे पहले डेंगू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कोलेरा सारे आ चुके हैं, इसमें लाखों लोग मर चुके हैं, लेकिन उस समय क्या इतनी इसकी हाईलाइट नहीं किया गया इसको। अब हाईलाइट होने से चाइना के थ्रू हुआ ना, इसलिए इसको WHO आ गया और इसकी रोज गाइडलाइन बदलते रहे। बाकी इतना डरने वाली बात नहीं थी। 99% के वैसे ही चले जाता है। 1% केस होते हैं कि जो पहले भी हुआ करते हैं, वायरल एनकेफेलाइटिस, मल्टी ऑर्गन फेलियर पहले भी हुआ करते थे, लेकिन उसको इतना हुआ नहीं हुआ। 50% डेथ जो हुई है वो डिप्रेशन से उन पेशेंट के लिए कि जो दूसरी बीमारियों से पीड़ित है, डायबिटीज हो, कार्डिक हो, किडनी वाले हो, तो वायरस तो है वो तो बीमार आदमी को पहले पकड़ेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने क्या कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है? नहीं, अभी एक ही लगी, 1 जुलाई एंड में लगी। और जैसा कि अभी हमको पता चला कि मतलब आपकी बहू के भी और बेटे के भी कोरोना हुआ था, तो उस बारे में क्या मतलब कैसा वो टाइम था? देखिए टाइम तो क्या है, आदमी बीमारी से तो लड़ लेगा, लेकिन जो डिप्रेशन आता है तो पूरे घर का माहौल खराब कर देता है। वही मेरे साथ घर में हुआ, डिप्रेशन के अंदर दोनों आ गए, तो सब इलाज तो आपको करना ही पड़ता है, हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक है। चलो बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि एवरीथिंग इज फाइन और हमेशा ऐसे ही रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बड़े मतलब इस पैंडेमिक टाइम के अंदर, इस लॉकडाउन में मतलब जो आर्थिक स्थिति से लोग जूझ रहे थे और जिनकी जेबें खाली थी, वो मतलब इलाज के लिए बड़े अस्पतालों की तरफ रुख तो कर लेते थे, लेकिन जब अपनी जेब की तरफ हाथ लेते थे तो खाली होता था। ये एक बड़ा रैकेट चला, चाहे इंश्योरेंस वाले का कवर चेको हो या फिर जो लोग हैं कि जो कि सक्षम हैं, खास करके बिजनेस कम्युनिटी और अपने पॉजिटिव आ गया एडमिशन में। आपको पता है कि 99% वो घर पर ठीक हो सकते थे, हॉस्पिटल में जाके उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ी, डिप्रेशन में आए, हॉस्पिटल इन्फेक्शन हुआ उनको। बाकी अगर 14 स्कोर होता है आपके HRCT में, वो आप घर तक भी ट्रीट कर सकते हो। तो लोगों की जेब खराब, ये मैं तो नहीं कहूँगा, मेरा प्रोफेशन है, मेरे कोलीग्स हैं, सारे हैं, बाकी डॉक्टर्स ने भी इस बार जो किया है वो एक मानवता के खिलाफ। एक्चुअली डॉक्टर साहब, मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। मैं यही मेरा पूछने का एक तर्क था कि कुछ डॉक्टरों की लालच की वजह से कहिए या उनकी भूल की वजह से कह लीजिए या उनके किसी भी एक कमी की वजह से कह लीजिए कि उन्होंने मतलब पूरी डॉक्टर कम्युनिटी पे सवालिया निशान खड़े कर दिए थे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा होता है कि एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही मेडिकल प्रोफेशन है। ये मानते हैं कि हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, उसके अंदर खर्चे भी बहुत ज़्यादा, आप खर्चे को मीट आउट कैसे करोगे? अच्छा, दूसरा क्या हुआ है कि आपके कोरोना काल के अंदर आपके बेड तो हैं 10 और आ रहे हैं 30, तो आदमी किसको देगा कि जो ज़्यादा पैसा खर्च करेगा? ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, उनका ब्लैक मार्केट हुआ, IC खाली नहीं है, रिकमेंडेशन लगवाता है, तो वो आदमी नेचुरली है। आज आप मेरी जगह है, आप भी हो, तो आप पहले प्रेफरेंस उसको दोगे कि जो ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं।
एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही बात कही, नेचुरल है, ह्यूमन नेचर की बात है ये। वैसे डॉक्टर साहब क्या है कि अभी मतलब हॉस्पिटलों के अंदर भी हमने देखा है कि लोग बाग है ना किसी बड़े अधिकारी से फोन करवा रहे हैं, इसको बेड करवा दो, इसको वो करवा दो, ये पैसे वो पहुंचा देंगे। जहां ऑक्सीजन सिलेंडर 60-70 हजार रुपए में बिके हैं, वहीं आपने जिस इंजेक्शन की बात की है वो भी ब्लैक के अंदर काफी बिका है। 30 हजार में 30 हजार रुपए के अंदर। और दूसरा क्या हुआ है इस इंजेक्शन में रेमडेसिविर में कि नकली इंजेक्शन आए, दिल्ली से आए कि हरियाणा से आए, या पानी के अंदर जो हुआ है उसके अंदर नॉर्मल सलाइन मिला करके वो इंजेक्शन लोगों को लगाया गया। हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज हमने नोट की है यहाँ पे कि जो अभी दवाइयाँ जो वैक्सीन जमीनों में गाड़ दी गई थी और वो वैक्सीन मतलब आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, जहाँ कैंप लग रहे थे वहाँ कैंप बंद करवा दिए गए। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में जहाँ तक मेरे आइडिया है वो है कि जो वैक्सीन हॉस्पिटल से उन्होंने चोरी करी, या तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बेचना चाह रहे थे या अपने मिलने वालों के लगाने चाह रहे थे, वो पकड़े गए तो उन्होंने उसको अंदर गाड़ दिए या डिस्ट्रॉय कर दिए। कहीं नहीं तो वैक्सीन का आम आदमी के लिए तो कोई यूज ही नहीं, वो क्यों किया उन्होंने ऐसा? अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त पैंडेमिक टाइम में आप कितने पेशेंट पर डे देख रहे थे और अभी कितने देख रहे हैं? देखो, ऐसा है कि करीबन 200 पेशेंट पर डे एवरेज ये चल रहा है। अब जो वायरल फीवर कम हो गया है तो अब पेशेंट 150-125। और आपका देखने का समय क्या है? सुबह 10 से 2 बजे तक, शाम को 6:30 से 10 बजे तक। और डॉक्टर साहब क्या फीस चार्ज करते हैं आप? फीस कभी नहीं लेता जी, आपने कभी आज तक कोई फीस नहीं ली है, मेडिसिन पे सिर्फ लोगों का ट्रीटमेंट किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं आवाज इंडिया न्यूज के माध्यम से जनता को? जनता को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर आदमी अगर मास्क लगा लेगा, अपने मोहल्ले में, मार्केट में जावे या कोई मॉल में जावे, मास्क लगा कर जाए, और कोई दूसरा बिना मास्क के उसे कहे मास्क लगा, अगर ये कर ले तो 99% कोरोना अपने आप चलेगा। इसलिए आम लोगों से मैं यही आह्वान करता हूँ, कृपया मास्क लगाएं। देखिए, डिस्टेंस तो सिटी के अंदर मुश्किल है, बिल्कुल आउटसाइड में तो कर सकते हैं कि सिटी इतनी छोटी है, रास्ते इतने छोटे हैं, तो वहाँ डिस्टेंस आप कहाँ करें? मेरी क्लिनिक में कहाँ डिस्टेंस करेंगे? और जितना कि आप तो पेशेंट को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, जितना क्लोज से देखोगे उतनी उसकी बीमारी के बारे में पता चलेगा। बिल्कुल चलेगा। लेकिन देखो, ऐसा है कि एक हमारे डॉक्टरी में कहावत है, जितनी आदमी गंदगी में रहता है उतनी उसकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है। एग्जैक्टली, इसीलिए हमने देखा डॉक्टर साहब कि बड़े से बड़े पैसे वाले को, बड़े से बड़े जो बिल्कुल सेफ्टी यूज कर रहा है उसको कोरोना हुआ है, लेकिन एक सड़क पे बैठने वाले को अभी तक का उसका कोई कोरोना का केस नहीं आया है, क्योंकि वो जिंदगी में रोज रोजर कैंप की जिंदगी जीता है और रोजर कैंप की जिंदगी जीते हुए वो अपने बॉडी में इतने इम्यूनिटी बूस्ट पैदा कर चुका है कि कोई भी बीमारी उसका कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, आप जनता को कुछ और मैसेज देना चाहते हैं? बस मैं तो यही कहता हूँ, अपने जीवन को बचाना है। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ये कोरोना, आज कोरोना का ये स्ट्रेन है, कल दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ये बरसों चलेगा। अपनी सेफ्टी खुद रखें, मास्क लगा के रहें, अपने घर को साफ सुथरा रखें और अपने जो है हाथ को सैनिटाइज कर लें या साबुन से धोते रहें, तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। कोरोना आपके पास नहीं है। तो सुना दोस्तों आपने कि डॉक्टर ज्ञानेश हल्दिया जी ने अपने मन की बात कह दी है कि प्लीज इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ये बीमारी है जरूर पॉजिटिव, लेकिन आपको दिमाग के अंदर नेगेटिव का घर नहीं बनाना है, सिर्फ पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव से इस पॉजिटिव बीमारी को दूर करना है। सैनिटाइजर करते रहना है, मास्क लगा कर रखना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और बहुत जरूरी काम होने पर भीड़ भाड़ इलाके में रहिए। और तीसरी लहर से बचना है तो प्लीज अपने दोनों